नमस्कार, मैं विजय तिवारी। हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुरैना जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेशपाल गुप्ता जी। आइए आज हम चर्चा करते हैं उनसे, आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर योगेशपाल गुप्ता कौन है। राजनीतिक रूप में तो कई लोग उन्हें जानते हैं कि वो पॉलिटिकल रूप से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के इस समय जिला अध्यक्ष हैं, पर आखिर उनकी शुरुआत कहां से हुई, राजनीतिक कैरियर में वो कैसे आए और उसके अलावा आखिर उनकी जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है, उनके बारे में जो भी है आज हम उन्हीं से जानेंगे। तो सर, ये सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक व्यक्ति के रूप में तो आपकी पहचान लगभग सभी जानते हैं कि आज आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और पूरा आपका कैरियर इससे जुड़ा हुआ है। पर इससे पहले खासकर अगर हम जाएं तो आपके शुरुआती दिनों में आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का, जैसे आपके पिताजी थे तो वो क्या करते थे, या आपके शुरुआती समय जो आपका बचपन का समय है वो किन चीजों में बीता, या फैमिली के बारे में क्या है? मेरे पिताजी मुरैना के प्रसिद्ध एडवोकेट रहे हैं, श्री स्वर्गीय श्री नरेंद्र पाल गुप्ता जी। वो मोटर व्हीकल के बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने मोटर व्हीकल पे बहुत काम किया और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी लॉ की, वो मोटर व्हीकल के एक्ट के ऊपर ही लिखी थी। वहीं दूसरी ओर मैं छात्र जीवन से ही बहुत एक्टिव रहा। छात्र जीवन में मुरैना पीजी कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा और प्रेसिडेंट होने के नाते छात्रों के हित की लड़ाई लड़ता रहा। मैंने कई छात्रों के हित के लिए आंदोलन किए। वो आंदोलन मुरैना से स्टार्ट होकर भोपाल और दिल्ली तक गए। कॉलेज की तमाम समस्या थी, छात्रों की तमाम समस्या थी, उन सबों को लेकर हम लड़ते रहे। वहीं दूसरी ओर मेरा खेलों में भी रुचि रही। मैं टेबल टेनिस भी बहुत अच्छी खेला हूँ, उसके अलावा क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेला हूँ। क्रिकेट में स्कूली टीम में मध्य प्रदेश को मैंने रिप्रेजेंट किया है, साथ साथ बड़ी सीनियर क्रिकेट में मैंने संभाग खेली हुई है क्रिकेट में। इसके अलावा मैं आसपास काफी दूर तक खेलने गया हूँ, जहाँ इधर झांसी वासी भी गए थे हम लोग, भोपाल तक भी गए, इधर मथुरा वगैरह दिल्ली वगैरह भी हम खेल गए थे। तो क्रिकेट में अच्छा खेला हूँ मैंने। जैसा आपने बताया कि पिताजी आपके एडवोकेट रहे और कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि जो राजनीति में आने की जो प्रेरणा थी वो शायद आपने कहीं उनसे ली। पर शुरुआती समय में जैसे आपने छात्र जीवन में भी आप राजनीति से जुड़े रहे, तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि आप सक्रिय राजनीति में आएंगे? और खासकर अगर कहें तो हर व्यक्ति का जब हम कोई प्रोफेशन चुनते हैं या कोई हम जर्नी अपनी शुरुआत करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष होता है जिसको देखकर हम सीखते हैं या हमारे मन में एक प्रेरणा आती है कि हम नहीं, मुझे भी ऐसा करना है। तो वो व्यक्ति कौन है और कहाँ से आपकी, अगर कहें तो आपको प्रेरणा है? मैं छात्र राजनीति में था, जब मैं पढ़ता था उस समय मैंने कभी भी नहीं सोचा था कभी कोई राजनीतिक दल में ज्वाइन करूंगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती गई, आगे चलते गए। राजनीति में, छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहा। तो इसके लिए मुझे जो प्रेरणा दी केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने दी। उनके काम करने की पद्धति मुझे बहुत अच्छी लगती है, तब भी अच्छी लगती है और आज भी अच्छी लगती है। वो बिल्कुल साफ और निर्वाक बात बोलने वाले व्यक्ति हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। आज भी मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि किस तरह राजनीति करनी चाहिए, किस तरह हर चीजों को टैकल करना चाहिए, ये उनमें बखूबी आता है। तो मेरे लिए छात्र इस राजनीति में लाने के लिए श्रेय मुख्य रूप से आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब के जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी आज केंद्रीय मंत्री हैं और अगर देखा जाए या कहा जाए कि ग्वालियर चंबल में खासकर कई लोगों के वो प्रेरणा स्रोत है और उनका राजनीतिक जीवन भी ऐसा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल जमीनी स्तर से जो है वो शुरुआत की थी राजनीति में और आज लगभग अगर कहे जाए तो देश की शिखर जो राजनेता है उनमें उनका नाम आता है। तो उसके बाद में आपको सबसे बड़ी चीज क्या अगर कहें तो लगती है कि उनसे क्या सीखने की जरूरत है, या आपने क्या सीखा, या आज जो राजनीति में आना चाहते हैं या जो लोग राजनीति में हैं, तो क्या आप कहेंगे उनके लिए कि उनसे क्या सीखने की जरूरत है? आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब से जो सीखने की आवश्यकता है वो सबसे बड़ी उनके लिए सीखने के लिए हम जैसे लोगों के लिए मुख्य चीज है कि श्रोता बहुत अच्छा होना चाहिए। शांति से और धैर्य से सब चीज सुनो, कभी भी कोई कंट्रोवर्सी में मत पड़ो।
किसी विवाद में मत पड़ो, तुरंत निगेटिव टिप्पणी मत करो, और कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उनसे अच्छा आदर्श कोई नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल निर्विवाद रहते हैं और किसी कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ते। वहीं दूसरी ओर उनको मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनके साथ में हूँ। मैंने उनका विद्यार्थी परिषद, चाहे वो जीवाई विश्वविद्यालय के महासभा के चुनाव रहे हो, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो, चाहे युवा मोर्चा का मैं पदाधिकारी रहे, मैं उस समय से उनके साथ में जुड़ा हूँ। हालांकि उस समय मैं राजनीतिक दल में नहीं था, लेकिन उनसे प्रेरणा लेते लेते मैं धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा। और आज उनकी बदौलत या भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने मन लगा के काम किया, ईमानदारी से काम किया, तन्मयता से काम किया, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुरैना जिले का जिलाध्यक्ष बनाया। और मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी लगन के साथ में किसी भी राजनीतिक दल में वो काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई पुरस्कार मिलेगा, आपको योग समझा जाएगा। और आप इसी ढंग से काम करें और ईमानदारी से काम करें कि सब कुछ संभव है। इस समय हमारा देश कोरोना वायरस के महामारी से जूझ रहा है और सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी की तरफ से या स्वयं आपकी तरफ से किस तरह के प्रयास चल रहे हैं और जहाँ कहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है या किन चीज़ों में आपका लोगों से आप क्या कहेंगे कि मतलब वो सहयोग करें किस तरह से, और उसको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी की सरकार है। सरकार इतनी संवेदनशील सरकार है कि वो पूरा प्रयास कर रही है कि हर पीड़ित व्यक्ति को किसी न किसी रूप में सहायता मिले, चाहे वो मजदूर भाई हो, चाहे वो डेली मजदूरी करने वाले लोग हो, उनको राशन पानी की व्यवस्था पूरी रूप से शहरी रूप से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और खाने की सामग्री हो, चाहे वो फूड पैकेट हो, कच्चा राशन हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, सब तरह से कहीं ना कहीं रूप में उनकी मदद की जा रही है। मैं स्वयं भी पिछले लॉकडाउन से लेकर आज तक लगातार डेली 11 बजे से लेकर 3 बजे तक डेली इस काम पे निकलता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की मैं मदद कर पाऊँ। हालांकि मैं माध्यम हूँ, मदद करने वाला ईश्वर होता है, मैं केवल एक माध्यम के रूप में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर उस निराश्रित व्यक्ति के साथ में, अनाथ व्यक्ति के साथ में, मजबूर व्यक्ति के साथ में काम कर रही है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़ी हुई है। का निर्णय है कि आखिर टिकट किसको दिया जाता है, पर फिर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप और जो कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं कि जो आए थे जो विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे उनको उतना ओहदा नहीं मिल रहा या उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, आने वाले चुनाव में टिकट नहीं मिलेंगे, इस तरह की बातें भी फैलाई जा रही हैं। आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे कि आखिर ये जो परिणाम है या उसको लेकर क्या आप मानते हैं कि परिणाम जो आने वाले परिणाम है वो क्या निकले? कांग्रेस के चारों विधायक जो मुरैना जिले की बात कर रहा हूँ, कमलनाथ सरकार से त्रस्त होकर उन्होंने जनता के लिए जो वादे किए, कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। चाहे वो किसानों का वादा हो, चाहे छात्रवृत्ति का वादा हो, चाहे अपने लैपटॉप देने का वादा हो, कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। उससे त्रस्त होकर, चूंकि चारों कांग्रेस के विधायक जो मुरैना जिले के, उनको दिख रहा था कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ में जनता से वोट मांगे, वो जनता के जो वोट मांगे, जनता के वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उन्होंने कमलनाथ सरकार से त्रस्त होकर अपने पद से इस्तीफा दिया और पुनः वो चुनाव मैदान में आ गए। और मेरी पूरी मुझे उम्मीद है कि वो सारी सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए अपने त्यागपत्र दिए, ना कि अपने स्वयं के लिए त्यागपत्र दिए। इसलिए हम मुरैना की पांचों विधानसभा सीट पिछड़ बहुमत से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में अपनी बीजेपी की सरकार स्थायित्व की ओर और तेजी से आगे बढ़ेगी। तमाम योजनाएं चालू हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना, जो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी योजना मानी जाती थी, वो भी पुनः चालू हो गई और भी तमाम योजनाएं चालू हो रही हैं। तो इस लोकहितकारी जन कल्याणकारी सरकार को जनता प्रचंड बहुमत से जिताएगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। अंत में अब केवल आपसे हम एक संदेश लेना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको लिए, क्या इस समय आप क्या संदेश देना चाहते हैं और इस समय जिस तरह से देश कोरोना इस महामारी से लड़ रहा है उसको लेकर या आपकी तरफ से जो भी आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं? कोरोना महामारी के दौरान हम सब लोगों से अपील करता हूं मैं कि सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, मास्क का मेंटेन करें,
सैनिटाइजर का उपयोग करें। और उस सबके साथ साथ एक अपील मैं बहुत विनम्रता से कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं आप सब लोगों से, कोरोना पीड़ित का कोई व्यक्ति यदि आपको मिलता है तो वो उसे किसी अपराधी के रूप में नहीं देखें। अपन वो अपराधी नहीं है, बीमार हुआ है, हमें उसके उत्साहवर्धन करना चाहिए, ना कि उसे अपराधी की ओर देखना चाहिए। दूसरी ओर यदि कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति है या नहीं भी है, यदि वो स्वयं आगे आकर अस्पताल में टेस्ट कराने जाता है, जिस तरह हम कोरोना पीड़ित व्यक्ति को निगेटिव होने के पास ताली बजाकर विदा करते हैं, उसी तरह हम उस हर व्यक्ति को ताली बजाकर उसका स्वागत करें। वो स्वयं टेस्ट कराने के लिए आगे आया है, हॉस्पिटल में आया है। अगर इस तरह का हम प्रयास करेंगे, इस तरह उसका स्वागत करेंगे, तो लोग वहां टेस्ट कराने के लिए और तेजी से आगे निकलेंगे। मेरी कई उम्मीद है, चाहे वो मैं स्वयं हूँ, चाहे समाज सेवी हूँ, चाहे हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, चाहे मुरैना की जनता हो, कृपया आप लोगों से केवल मेरा इतना ही आग्रह है, हर उस व्यक्ति को जो कोरोना से पीड़ित है या नहीं भी है, अगर वो टेस्ट कराने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसका स्वागत करें, उसका उत्साह करें। तो जैसा आपने सुना कि कोरोना का समय, इस समय जरूरत है लोगों का सहयोग करने की, घरों में रहने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, और सरकार की तरफ से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनको सुनने की, समझने की और उनका पालन करने की। तो यही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसी तरह से हम आगे भी आपको ग्वालियर चंबल संभाग की उन शख्सियतों से मुलाकात कराते रहेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार।